हेलो स्टूडेंट्स, आइंस्टीन मॉडल हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने मीन एनर्जी निकाली थी और मीन एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एच क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1/e⁻² एच क्रॉस ओमेगा बाई kBt माइनस 1। तो ये हमने आइंस्टीन मॉडल के केस में मीन एनर्जी ऑसिलेटर की निकाली थी। उसके बाद इंटरनल एनर्जी हम ऑफ सॉलिड भी हम निकाल चुके हैं और वो किसके बराबर आई थी हमारी, U बराबर 3n एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस 3n एच क्रॉस ओमेगा 1/एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा kBt माइनस 1। n नंबर ऑफ एटम है और 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट के केस में हमने इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड निकालनी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड हमारे पास है, तो स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होगी सॉलिड्स की, CV बराबर du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए जो पहली टर्म है 3/2 NH क्रॉस ओमेगा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3NH क्रॉस ओमेगा तो एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kBt माइनस 1। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kBt माइनस 1 टू द होल पावर माइनस 1। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा, EH क्रॉस ओमेगा बाई kBt माइनस 1 टू द होल पावर माइनस 2 इंटू e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kBt इंटू h क्रॉस ओमेगा बाई kBt स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और एक नेगेटिव साइन पहले ही आ गया था क्योंकि हम इसको ऊपर ले गए थे। तो -2 को आप नीचे ले आइए, तो ये आपका आफ्टर डिफ्रेंसिएशन जो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3n kb h क्रॉस ओमेगा बाई kb t का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/t को डिफ्रेंशिएट किया तो t स्क्वायर आ गया, और e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kBt था ही हमारे पास, डिवाइडेड बाई जो -2 पावर थी नीचे ले गए तो क्या हो गया, e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kBt माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो CV हमारे पास ये आ गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3n kb h क्रॉस ओमेगा बाई kBt का स्क्वायर e⁻h ओमेगा बाई kBt अपॉन e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kBt माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर ये मान लें कि सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट h क्रॉस ओमेगा बाय kb को हमने थीटा ई से डिफाइन किया, जो कि इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। थीटा ई किस टर्म्स में है, थीटा ई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। तो सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट h क्रॉस ओमेगा बाई kb इज इक्वल टू थीटा ई को हमने टेम्परेचर के रूप में डिफाइन करा। तो ये वाला जो हमारा स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है, ये क्या बन गया, CV इज इक्वल टू 3n kb h क्रॉस ओमेगा बाई kb थीटा ई के बराबर है। तो थीटा ई बाई टी का स्क्वायर e⁻ थीटा ई बाई टी डिवाइडेड बाई e⁻ थीटा ई बाई टी माइनस 1 होल स्क्वायर। एन के बी की को हम गैस कांस्टेंट R रख सकते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बन गई, 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर e⁻ थीटा ई बाई टी अपॉन e⁻ थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर।
जहाँ पर थीटा ई को हम क्या बोलेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है और उसको हमने टेम्परेचर के टर्म में डिफाइन किया है, तो इसको हम कहते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर। अब इसको हम दो केसेस देखते हैं इसके। एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर जो आइंस्टीन टेम्परेचर है थीटा ई को हम बहुत कम मानेंगे, यानी कि हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, व्हेन टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा ई। इसका मतलब थीटा ई की वैल्यू बहुत कम है। तो जो आइंस्टीन टेम्परेचर है इसके हिसाब से क्या हो गया, नेग्लेजिबल हो गया। तो जो आपका एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी है, इसको अगर हम खोलें, जैसे वी ई टू द पावर एक्स को आप खोलते हो तो 1/x ऐसे आता है, इसी तरीके हमने इसको खोला तो क्या आ गया, 1 + थीटा ई बाय टी। तो सी वी बराबर क्या हो गया, इक्वेशन आपके सामने है, 3r थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर 1 के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो गया, क्योंकि थीटा टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा ई। इट मीन्स कि थीटा ई इज़ वेरी वेरी लेस देन टी, देन थीटा ई बाई टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देन थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर 1 के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो गया। तो आपके पास इस वाली इक्वेशन में सी वी बराबर क्या बचा, 3r। ई एक्सपोनेंशियल को खोला तो 1 + थीटा ई बाई टी, नीचे वाले एक्सपोनेंशियल को खोला तो 1 + थीटा ई बाई टी -1 होल स्क्वायर। तो नीचे बचा थीटा ई बाई टी, उसको भी 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आया कि सी वी बराबर 3r 1 + थीटा ई बाई टी। अगेन थीटा ई बाई टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देन सी वी यानी कि स्पेसिफिक हीट at constant volume is approximately equal to 3r आ गया। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट आई है आपके पास, द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट है, वो कितनी बनी हमारे पास, हाई टेम्परेचर पर क्लासिकल वैल्यू की तरह होती है। वैल्यू ऑफ लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर अप्रोचेस द क्लासिकल रिजल्ट 3r। तो हाई टेम्परेचर पर आइंस्टीन की स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ रिलेट होता है। अब कंडीशन लेते हैं एट लो टेम्परेचर। इसका मतलब व्हेन टी इज़ वेरी वेरी लेस देन थीटा ई, इट मीन्स कि थीटा ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टी। तो अगर थीटा ई की वैल्यू टी से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो जो हमारा सी वी वाला फॉर्मूला था वो क्या हो गया, सी वी बराबर 3r थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। अब ऊपर जो था हमारे पास ई टू द पावर थीटा ई बाई टी था, और नीचे था ई टू द पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने देखा कि लो टेम्परेचर पर थीटा ई की जो वैल्यू है वो टी से बहुत कम है, यानी कि ई टू द पावर थीटा ई बाई टी की वैल्यू भी 1 से बहुत ज़्यादा है, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर आ गई, तो जो नीचे का फैक्टर था एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी जो है 1 जो है एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो गया। तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन थी वो क्या बन गई, सी वी बराबर 3r थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाई टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई टू एक्सपोनेंशियल -2 की फॉर्म में होगा और वो +1 की फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, सी वी बराबर 3r थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाय टी। तो आपने क्या देखा कि ताप के
जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो अप्रोचेस ज़ीरो एक्सपोनेंशियली एज टेम्परेचर अप्रोचेस ज़ीरो। मतलब ताप जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ बढ़ता है CV की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती जाती है, जबकि एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि इस रेंज में CV की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻³ होनी चाहिए। और जबकि हम क्या देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फार्मूले से देखें कि ताप के जैसे जैसे ताप ज़ीरो की ओर बढ़ता है CV की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिके होती जाती है। और जबकि एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ क्या है कि इस रेंज में CV की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ होती है। इट मीन्स it does not agree with the observed CV is directly proportional to TQ behavior at low temperature। तो ये तो है हमारा आइंस्टीन मॉडल, जिसमें हमने मीन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, लैटिस स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर हमने निकाल ली। अब शॉर्टकमिंग्स देखिए आइंस्टीन थ्योरी की। तो ये हमने देखा कि यदि CV की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आइंस्टीन फार्मूले से जो हमको T/θ की वैल्यू प्राप्त हुई, उसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो जो ग्राफ का प्रारूप होता है, जो शेप होती है, वो समान होती है, परंतु लो टेम्परेचर पर जो आइंस्टीन कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से एग्री नहीं होता। मतलब दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर हम CV के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आइंस्टीन फॉर्मूले से जो वैल्यू T/θ की हमें मिली है उसके बीच में हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ का प्रारूप तो सेम आएगा, परंतु जो लो टेम्परेचर पर जो आइंस्टीन कर्व है वह एक्सपेरिमेंटल कर्व से अच्छी तरह सहमति प्रकट नहीं करता। और साथ ही θE का यानी कि जो आइंस्टीन टेम्परेचर का ऐसे मान को निकालना संभव नहीं है जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों पर एक साथ एग्री हों। तो इसलिए जो θE का एक स्पेशल वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सही रहता है और लो टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल मानों में डिफरेंस आता है। तो हाई टेम्परेचर पर ठीक है, पर लो टेम्परेचर पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस आता है। तो ये इसकी शॉर्टकमिंग है। दूसरा क्या है कि आइंस्टीन ने ये बोला कि सॉलिड के सब अणु फ्री ऑसिलेटर के समान वाइब्रेशन करते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी एक समान होती है। तो वास्तव में क्या है कि ठोस में जो सभी अणु हैं वो एक दूसरे से परस्पर बंधे रहते हैं और कपल्ड ऑसिलेटर के समान कार्य करते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपकी आइंस्टीन की शॉर्ट कमिंग है। तो ये आपका आइंस्टीन मॉडल ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं डेबाय मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो डेबाय मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ने से पहले हम इसके पोस्टुलेट्स देखें, इसकी अभिधारणाएं क्या हैं। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट का जो डेबाय मॉडल है वो निम्न पोस्टुलेट पे बेस्ड है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो सॉलिड है वो एक आइसोट्रॉपिक यानी कि समदेशिक, इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ, होमोजीनियस यानी कि समांगी और तथा कंटिन्यूस होता है। आइसोट्रॉपिक होता है, इलास्टिक होता है, होमोजीनियस होता है और कंटिन्यूस होता है। सॉलिड का प्रत्येक परमाणु एक कपल्ड ऑसिलेटर की तरह काम करता है। एवरी एटम ऑफ सॉलिड वर्क एज अ कपल्ड ऑसिलेटर। और इस कपल्ड सिस्टम के जो वाइब्रेशन के नॉर्मल मोड्स के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं।
मान लीजिए n जो एटम वाले ठोस में कुल 3 n नॉर्मल मोड्स होती हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी तक कुछ भी हो सकती है। ओमेगा डी क्या है? डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी का कंडीशन इससे प्राप्त होता है कि क्रिस्टल में 2a से कम तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा इज लेस देन 2a वाली वेव्स प्रोपेगेट नहीं होती और कुल फ्रीक्वेंसी की संख्या कितनी होती है? 3n होती है। तो जो n एटम्स ऑफ द सॉलिड हैव टोटल 3n नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, और ओमेगा डी को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ डिबाई फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ये जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक इनका जो चेंज है वो कंटिन्यूस रहता है। 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक इनका चेंज कंटिन्यूस रहता है। ओमेगा डी जो डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान है वो लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों मोड में सेम रहता है। दोनों मोड में क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये आपके डिबाई पॉस्टुलेट हैं जिसमें सॉलिड एक आइसोट्रॉपिक, इलास्टिक, होमोजीनियस, कंटिन्यूस होता है। ठोस का प्रत्येक परमाणु एक कपल्ड ऑसिलेटर की तरह काम करता है। n अगर परमाणु है सॉलिड में तो उसमें 3n नॉर्मल मोड्स होंगे और जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से ओमेगा डी तक कुछ भी हो सकती है। और ओमेगा डी क्या है? कट ऑफ डिबाई फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो 0 से ओमेगा डी तक कंटिन्यूस होता है और जो डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल मोड्स में सेम रहती है। अब हम निकालेंगे डिबाई एप्रोक्सीमेशन। डिबाई के अनुसार क्या है? यदि क्रिस्टल में गतिशील इलास्टिक वेव की वेवलेंथ उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत अधिक है तो जो क्रिस्टल का मीडियम है वो कैसा माना जाता है? कंटिन्यूस माना जाता है। If the intermolecular distance is small as compared to the wavelength of elastic waves, the crystal can be regarded as a continuous media. तो ऐसे मीडिया में अगर n क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या है तो वाइब्रेशन मोड्स उसमें जो पॉसिबल वाइब्रेशन मोड्स हैं वो 3n के बराबर होंगे और इन वाइब्रेशन मोड्स की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो 0 से ओमेगा डी यानी कि डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ही सीमित रहती है। तो हम ये मान लें कि कंटिन्यूस मीडिया में ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच वाइब्रेशन मोड की संख्या z ओमेगा डी ओमेगा है। तो टोटल वाइब्रेशन मोड के नंबर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कितने होंगे? रेंज क्या लिए हमने? 0 से ओमेगा डी, तो विद इन लिमिट 0 टू ओमेगा डी z डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n। और हमें ये पता है कि जो कंटिन्यूस क्रिस्टल मीडिया है उसमें ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच वाइब्रेशन मोड की संख्या को हम निम्न एक्सप्रेशन द्वारा डिफाइन करते हैं और वो एक्सप्रेशन क्या है? z ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन 2 स्क्वायर 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vl क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल और vt और vl क्या है? लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स की वेलोसिटी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है
तो v अपॉन 2π², 2 अपॉन VT³ प्लस 1 अपॉन VL³ सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए, 0 ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n। आपने इसको क्या किया, जो हमारा इक्वेशन थी 0 से ओमेगा डी जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n, इस इक्वेशन में हमने जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, और जो क्या है v2π² ब्रैकेट 2 अपॉन VT³ प्लस 1 अपॉन VL³ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो जब हमने ये वैल्यू पुट करी इसके अंदर, तो उसमें और सॉल्व किया, तो v अपॉन 2π² 2 अपॉन VL³ प्लस VT³ ये बाहर आ गया, और हमने इसको डिफरेंस इंटीग्रेट किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, विद इन लिमिट 0 टू ओमेगा टी v अपॉन 2π² 2 अपॉन VT³ प्लस 1 अपॉन VL³ ओमेगा T³/3 इज इक्वल टू 3n। तो हमें ओमेगा T³ की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा T³ की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, ओमेगा T³ आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, v अपॉन 2π² ओमेगा D³ इज इक्वल टू, उस साइड ले जाइए तो आपके पास आ गया 18π² n अपॉन v 1 अपॉन VL³ प्लस 2 अपॉन VT³ टू द होल पावर -1। तो ओमेगा डी किसके बराबर हो गया, 18n पाई v² डिवाइडेड बाई v टू द होल पावर 1/3 2 अपॉन VT³ प्लस 1 अपॉन VL³ टू द होल पावर -1/3, और ये कहलाती है डिबाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। अब आप देखिए जेड ओमेगा डी ओमेगा किसके बराबर है। अब ये कैसे आया जेड ओमेगा डी ओमेगा, आपको ध्यान है अभी मैंने बताया था कि क्रिस्टल मीडिया में, कंटिन्यूस क्रिस्टल मीडिया में ओमेगा तथा डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच वाइब्रेशन मोड की संख्या कितनी है, जेड ओमेगा डी ओमेगा बराबर v अपॉन 2π² 2 अपॉन VT³ प्लस 1 अपॉन VL³ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो ये अपने पास होती है। अब जेड ओमेगा डी ओमेगा में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, तो इसके अंदर हम 2 अपॉन VL³ प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू रखते हैं VL³ की, ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन ए जो आपको दिख रही है, इसमें अगर हम 2 अपॉन VC³ प्लस 1 अपॉन VL³ की अगर हम वैल्यू रख दें इसके अंदर ओमेगा टी, तो आप देखिए कितना हो जाएगा 339n अपॉन ओमेगा D³ और ऊपर 2π² अपॉन y। ये वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो z ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा T³ डी ओमेगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, डिबाय अप्रॉक्सीमेशन। तो डिबाय अप्रॉक्सीमेशन आपके पास क्या है, अभी हमने निकाला पीछे वाली उसमें, और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3n² और उसकी फॉर्म में। तो जेड ओमेगा डी ओमेगा बराबर आपके पास किसके आ गया, जेड ओमेगा डी ओमेगा 3n², हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, अभी हमने सॉल्व कर ली, n9 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन ओमेगा D³। तो ये हमारे पास इसकी डिबाय अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसमें डिबाय अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, तो डिबाय अप्रॉक्सीमेशन में आप क्या करेंगे, फिर वाइब्रेशन मोड हमारा क्या लिया है हमने, 0 टू ओमेगा। अब 0 टू ओमेगा वाइब्रेशन मोड के अंदर आपने ये वैल्यू जो निकाली जेड ओमेगा डी ओमेगा 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा³ डी ओमेगा, डिबाई अप्रॉक्सीमेशन लेते हुए ये जो हमारे डेंसिटी ऑफ मोड्स हैं, डेंसिटी ऑफ मोड क्या है, जेड ओमेगा, और दूसरा क्या है हमारे पास ओमेगा, इनके बीच में हमने ग्राफ खींचा। तो ग्राफ किसके बीच में खींचा, प्लॉटेड बिटवीन डेंसिटी ऑफ मोड्स
जेड ओमेगा एंड ओमेगा, दोनों के बीच में हमने ग्राफ खींचा, जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है। तो इसमें हमने क्या देखते हैं कि जो डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की जो डेंसिटी ऑफ मोड है जेड ओमेगा, वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है इसमें, जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकाला हमने, 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब डी ओमेगा। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ मोड जेड ओमेगा और ओमेगा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो ये आपने ग्राफ देख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की जो डेंसिटी ऑफ मोड है जेड डब्ल्यू है, यहाँ तक की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका क्या है, डिबाई अप्रॉक्सीमेशन। तो ये जो इलास्टिक वेव्स में क्या होता है, जो ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं, दोनों पॉसिबल हैं, परंतु उनकी वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए देयर आर 2 ट्रांसवर्स मोड्स करस्पॉन्डिंग टू डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो 2 तो क्या हो गए आपके पास में, ट्रांसवर्स मोड, और एक क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मोड करस्पॉन्डिंग टू द डिफ्लेक्शन along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स जो हमने निकाले हैं उसमें भी आप देख लीजिए, उस इक्वेशन में भी अपने पास क्या है, वी ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी क्यूब। तो 2 ऊपर इसलिए आया क्योंकि 2 उसके ट्रांसवर्स मोड है, और लॉन्जिट्यूडनल मोड्स आपके पास कितने हैं, 1 है, तो इसलिए उसके अंदर आपके पास में 1 आया है। तो जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो वेरी करती हैं बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी फॉर कंटिन्यूस मीडिया, और जो पॉसिबल नंबर ऑफ वाइब्रेशन जेड ओमेगा है इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जैसा कि आपने ग्राफ में देख रहे हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले पहले जो आपकी डेंसिटी ऑफ मोड्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है आपका डिबाई अप्रॉक्सीमेशन, और नेक्स्ट टर्न पे हम मीन एनर्जी निकालेंगे और लैटिस स्पेसिफिक हीट निकालेंगे डिबाई मॉडल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।